हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं एसएसटी का, जो कि टॉपिक है आपका एसएसटी सोशल स्टडी, जिसे कहते हैं सामाजिक अध्ययन। तो उसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो कि पार्ट आपका 3 है। आप पार्ट 3 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। आपको पार्ट 1 और 2 प्रोवाइड कर दिया गया है वीडियो के माध्यम से। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो लेट स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा बाधाएं थी 69,000 को लेके, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को, तो मैं उस पर वीडियो प्रोवाइड कर रही थी। तो अब हम अपने जूनियर साथी के सहयोग का, जो कि अब सुपर टेट की तैयारी की में अभी लॉकडाउन में अच्छे से सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं। जो सीटेट क्वालिफाइड हैं, जो टेट क्वालिफाइड हैं, वो सुपर टेट की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। अभी से उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और क्योंकि इस बार का आपने देखा होगा कि रिज़ल्ट में कितना और मेरिट में कितना बहुत ज़्यादा टेंशन है। जो लोग पास हैं उनको भी कितनी दिक्कतें हो रही हैं। जो 120 लाया है, 110 लाया है, वो भी परेशान है कि होगा भर्ती में या नहीं। तो आपको सुपर टेट में अभी से जुड़ जाना है। इस लॉकडाउन में अच्छे से तैयारी, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ताकि आपका अच्छे से अच्छा स्कोर हो सके और मेरिट आपकी अच्छी बन सके। क्योंकि न्यू वैकेंसी आपकी 55,000 या 50,000 आएगी न्यू वैकेंसी। उसमें आप अपनी दावेदारी अच्छे से प्रस्तुत कर सके। देखा होगा 69,000 में जब 50,000 आएंगी तो सीटों का क्या हाल होगा, जबकि इसमें 69,000 में बहुत ज़्यादा संख्या में छात्र पास हुए हैं। तो 2 गुना बच्चे पास हुए हैं। तो इसलिए नई वैकेंसी में आप पहले से प्रिपेयर रहिए। इस लॉकडाउन में पूरा पढ़ने का प्रयास करिए, अच्छा स्कोर करने का प्रयास करिए। जिनको टेट की तैयारी करनी है तो कमेंट सेक्शन में टेट के लिए लिख सकते हैं कि टेट की प्रिपरेशन करनी है या सी टेट की प्रिपरेशन करनी है आपको, या सुपर टेट की, किसी भी टीचर वैकेंसी की प्रिपरेशन आपको करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा बताना था कि इसमें सुपर टेट के जितने भी टॉपिक मिल रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, सामाजिक अध्ययन का टॉपिक आपका चैप्टर 3 है। उसमें क्योंकि लंबा चैप्टर होने की वजह से पार्ट बहुत जाएंगे। तो पार्ट 1 आपने ना देखा हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिए। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड, और आपको एक्सरसाइज भी कंप्लीट दी जाएगी और पूरा अच्छे से नोट्स आप बनाते चलिए दोस्तों। साथ ही साथ आप डायरी या पेन लेके बैठें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिखते चलिए दोस्तों। तो आपको अच्छा होगा। और आप कहीं प्रिपरेशन करेंगे, ऑफलाइन कोचिंग करेंगे, तो अभी आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और इसमें ऑनलाइन आपको फ्री क्लास प्रोवाइड करी जा रही है। जितने 14 सब्जेक्ट की आपको अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी। टेट और सी टेट की प्रिपरेशन भी अच्छे से कराई जाएगी दोस्तों। और ये ऐसा टॉपिक है एसएसटी जो सबके लिए कॉमन है। तो कोई भी प्रिपरेशन किसी चीज़ की कर रहा है या किसी भी विभाग की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जीएस तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सबको पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के विरोध में सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। जब रॉलेट एक्ट आया था तो रॉलेट एक्ट में जो सत्यपाल डॉक्टर थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, यानी किचलू और सत्यपाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तभी से जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गिरफ्तारी हुई थी, उसी दिन से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाने लगा। अब इसके बाद इसमें देखते हैं, इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जब ये गिरफ्तारी हुई सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी की, तो इसका विरोध करने के लिए एक जनसभा का आयोजन हुआ था। एक जनसभा का आयोजन अमृतसर में हुआ था।
कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। तो ये आपको बचपन से याद है कि 13 अप्रैल 1919 को ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है 13 अप्रैल 1919। किस घटना से प्रेरित होकर? तो जिसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को गिरफ्तार किया गया था, इसके विरोध में जनसभा एकत्रित हुई। 13 अप्रैल 1919 में एक जनसभा उपस्थित हुई, आयोजित हुई। कहाँ पे? अमृतसर के जलियांवाले बाग में। कहाँ पे उपस्थित हुई? अमृतसर के जलियांवाले बाग में। उसके बाद देखते हैं तो आपका क्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जब जनसभा का संबोधन हो रहा, आयोजन हो रहा था, तभी वहाँ जनरल ओडायरों ने गोलियां चला दी। जो जनरल डायर थे उन्होंने गोलियां चला दी जनसभा पर, पूरी जनसभा पे, निहत्थी जनसभा पे गोलियां चला दी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, जितने भी लोग थे बहुत सारे मारे गए। तो इस घटना को तभी से जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों, सैकड़ों की तादाद में मारे गए थे, इसलिए इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाने लगा। और हंसराज नामक एक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। ये भाई जब अपने ही गद्दारी करते हैं तभी ना तो कुछ गलत होता है, नहीं तो कब का जो था अपना भारत आज़ाद हो चुका होता। कितने भी वीर पुरुष आए, कितने भी स्वतंत्रता सेनानी आए, उन्होंने बहुत सारा सहयोग किया, लेकिन कुछ अपने ही गद्दारी कर जाते थे, जिससे हमें आज़ादी बहुत देर में मिली। तो वैसे एक हंसराज नामक एक भारतीय ने, मतलब भारत का होने के बावजूद डायर का सहयोग किया था। किसका किया था? जनरल डायर का हंसराज नामक एक भारतीय ने सहयोग किया। 13 मार्च 1940 को सरदार ऊधम सिंह ने कैक्सटन हॉल लंदन में एक मीटिंग को संबोधित कर रहे जनरल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। ऊधम सिंह बहुत बचपन में ही, जब वहाँ पे जनसभा हो रही थी, तो वहाँ पे ऊधम सिंह भी मौजूद थे। सारे लोग तो मारे गए थे, लेकिन ये एक पेड़ था, बहुत विशाल था, वो बहुत खोखला था अंदर से, तो उसी खोखले में, पेड़ में ये छिपे हुए थे। तो छिप के ये सारी घटनाओं को देख रहे थे कि ये बेकसूर जनता पर गोलियां चलाई गई हैं, तो बहुत इनको दुख हुआ उस बात से। तो उन्होंने ये प्रण ले लिया ऊधम सिंह ने कि जब मैं इस जनरल डायर को ज़रूर से ज़रूर मारूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे भारतीय परिवार को मारा है। तो 13 मार्च 1940 जो कांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऊधम सिंह बहुत 4-5 साल के रहे होंगे, तो इसलिए जब ये बड़े हुए 13 मार्च 1940 को सरदार ऊधम सिंह ने कैक्सटन हॉल था लंदन में, एक मीटिंग में संबोधित कर रहे जनरल डायर, वो एक जनसभा में थे और संबोधन कर रहे थे, तभी गोली मारकर हत्या कर दी गई इनकी। तो ये पूछा जाता है जनरल डायर की हत्या किसने की? तो ऊधम सिंह ने की। कब किया? 13 मार्च 1940 में किया। और कहाँ पे किया था? कैक्सटन हॉल लंदन में। कहाँ पे? कैक्सटन हॉल लंदन में एक मीटिंग जब हो रही थी, वहीं पे इनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट आपका आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगियों द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों ने मुसलमानों को गहरा आघात पहुंचाया। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके दौरान जो ब्रिटेन और उसके सहयोगियों द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचार, जो ब्रिटेन और उसके सहयोगी ने तुर्की पे अत्याचार किया था, उससे मुसलमानों को गहरा आघात पहुंचा था, जब तुर्की पे आक्रमण किया था। इसके परिणाम स्वरूप 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ? 1919 ईस्वी में। इस आंदोलन में मोहम्मद अली और
शौकत अली दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहम्मद अली और शौकत अली ने। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। जब 1919 में नवंबर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी को सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। जो खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष 1919 नवंबर में किसे अध्यक्ष चुना गया? गांधी जी को। फिर उसके बाद आते हैं 1919 में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन आपका हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। जब लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो असहयोग आंदोलन था उसकी अध्यक्षता में अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे 1920 ईस्वी में। तो कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था उसी में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी में गांधी जी के नेतृत्व में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो चुका था। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार तथा वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। जो विद्यार्थी थे शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर रहे थे और वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किया गया था। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 17 नवंबर 1921 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। संपूर्ण भारत में क्या किया गया? सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। फरवरी 1922 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की योजना बनाई। कब बनाई? 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। कब किया? 1922। असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब किया? 1922। और प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आगमन का संपूर्ण भारत में हड़ताल कब किया गया था? प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर। ये प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए थे तभी सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन भारत में किया गया था। कब किया गया था? किस डेट को? 17 नवंबर 1921। 17 नवंबर 1921। स्वराज पार्टी, अब आते हैं स्वराज पार्टी पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों अभी तक मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। और सुपर टेट की बेहतरीन क्लास पाने के लिए लॉकडाउन है तो ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से डेली का डेली आपको प्रोवाइड किया जाएगा और जैसे ही न्यू वैकेंसी की कोई सूचना आएगी वैसे ही आपको बताया जाएगा। और न्यू वैकेंसी के लिए अभी से कमर कस लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि देख लिया आपने 69,000 भर्ती अपने आँखों से क्या हाल चल रहा है। वैसे ही अब आने वाली न्यू वैकेंसी में अपनी दावेदारी के लिए आपको बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्वराज पार्टी। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? 3 लोगों का नाम शामिल है। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने, CR दास एवं NC केलकर ने की। किसने की स्वराज पार्टी की स्थापना? मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर ने इलाहाबाद में की। कब किया? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर द्वारा स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है गांधी जी ने भी स्वराजियों के काउंसिल में प्रवेश का समर्थन किया था। जितने स्वराजियों थे स्वराजी उनके काउंसिलिंग में प्रवेश का समर्थन किया था। और 1925 ईस्वी में CR दास की मृत्यु हो गई। CR दास की मृत्यु कब हुई? तो CR दास की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई।
मृत्यु हो जाने से स्वराज पार्टी शिथिल पड़ गई। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व कर रहे थे CR दास। उनकी मृत्यु हो जाने पर ये जो शिथिलता आ गई थी इस पार्टी में, स्वराज पार्टी में। साइमन कमीशन, अब साइमन कमीशन पे प्रकाश डालते हैं। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की 8 नवंबर 1927 को स्थापना की। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? 8 नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? 8 नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? 8 नवंबर 1927 में। और कितने सदस्य चुने गए थे? 7 सदस्यों वाला आयोग बनाया गया था, जिसमें सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, सर जॉन साइमन कमीशन इन्हीं के नाम से पड़ा, क्योंकि इनका नाम था सर जॉन साइमन, तो साइमन कमीशन इन्हीं के नाम से डाल दिया गया था। 7 सदस्यों वाली कमेटी थी। इसमें 8 नवंबर 1927 को स्थापना की गई, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन के थे। जितने भी सदस्य थे साइमन कमीशन के, वो ब्रिटेन से संबंधित थे। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। जो साइमन, तभी नारा एक दिया गया था, साइमन कमीशन गो बैक। तो दोस्तों याद होगा आपको। तो इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। जब भाई किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, सिर्फ इसमें ब्रिटेन के थे, तो इसका तीव्र विरोध होने लगा साइमन कमीशन का। 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1927 में स्थापना हुई थी। 8 नवंबर 1927 और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आयोग बम्बई पहुंचा। जो साइमन कमीशन आयोग था वो बम्बई पहुंचा 3 फरवरी 1928 में। आयोग के विरोध के कारण लखनऊ में, जब आयोग का विरोध होने लगा, तो लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू यानी PT नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत आदि ने लाठियां खाई। जो जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद बल्लभ भाई पटेल थे, सभी ने लाठियां खाई इसके विरोध करने पर। लाहौर में लाठी की चोट के कारण जो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, BTC में भी आया था एक बार, लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके कारण हुई थी? तो साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाहौर में लाठी की चोट के कारण मृत्यु हुई थी। तो लाहौर में लाठी की चोट के कारण लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1928। और 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। तो 1928 में लाला लाजपत जी की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। जो अपनी रिपोर्ट साइमन कमीशन ने सबसे पहले प्रस्तुत किया 27 मई 1930 को। कब प्रस्तुत किया अपनी रिपोर्ट? सबसे पहले 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। दोस्तों फिर आते हैं नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर जो थे वर्कन हैंड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसके बारे में प्रकाश डालते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर लॉर्ड बर्कन हैड, ये जो लॉर्ड बर्कन हैड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। जब नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी, तो साइमन कमीशन का जब बहिष्कार किया जा रहा था कि साइमन कमीशन गो बैक, तो तभी पर यहाँ पे जो बहिष्कार करने पर लॉर्ड बर्कन हैड थे, भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी कि यहाँ पे आप संविधान नहीं बना सकते हैं, बना के दिखाइए, मतलब एक चैलेंज दिया था। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति गठित की गई। क्या किया गया? एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ और चुनौती को स्वीकार किया गया। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे नेहरू रिपोर्ट में, और इन्होंने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब किया था? 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। जो ये रिपोर्ट थी मोतीलाल नेहरू द्वारा दी गई थी और ये नेहरू थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया नेहरू रिपोर्ट। 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। जिन्ना भी थे तो जिन्ना ने क्या किया, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे जो कि मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। स्वीकार नहीं किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था और उसके फार्मूले को भी। नेक्स्ट, जिन्ना फार्मूला। जिन्ना का फार्मूला क्या था, बहुत पूछा जाता है, हर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके 4 ऑप्शन दे देंगे तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, चारों सही लगते हैं तो कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए। आपको डीपली पढ़िए, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज के माध्यम से, अभ्यास से आप समझिए कि कितने सही हो रहे हैं। पहले जब तक डीपली ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि शॉर्टकट से वन लाइन पढ़ने से, वन लाइनर के क्वेश्चन पढ़ने से, आपका पूरा लर्न करने से आपका एग्ज़ाम बीट हो सकता है। तो ये गलत फहमी आपकी है, क्योंकि अब स्तर बहुत अच्छा बन रहा है, पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको डीपली यानी टॉपिक वाइज पहले टॉपिक अच्छे से पढ़ने चाहिए, फिर टॉपिक के बाद आपको एक्सरसाइज, अभ्यास, कार्य करना चाहिए, फिर उसके बाद इसी तरह आप टॉपिक को अच्छे से पूरा क्लियरिटी से पढ़ें, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। दोस्तों, वन लाइनर का ज़माना गया। वन लाइनर आप पढ़ तो लेते हैं, वो शॉर्टकट है आपका एग्ज़ाम टाइम में देखने के लिए, लेकिन आपको डीपली नॉलेज पहले लेनी चाहिए। तो जिन्ना फार्मूला में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों को 14 मांगों का प्रपत्र जारी किया। जब मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक, जो नेहरू की रिपोर्ट बनाई गई थी, तो उसमें मांग कर दी थी कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जाए, मंडल की सुविधा ना दिए जाने के कारण, मतलब ये मांग कर रहे थे कि दिया जाए, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दी जाए, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा नहीं दिया था। उसके कारण मुसलमानों की 14 मांगों का प्रपत्र जारी किया। उन्होंने जब देखा कि जिन्ना ने कि जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई है उसमें मुसलमानों का कोई पृथक्करण ही नहीं है, निर्वाचक मंडल की सुविधा ही नहीं है, तो उन्होंने इस कारण को देखते हुए 14 मांगों का प्रपत्र, इसीलिए जिन्ना के 14 मांगों के प्रपत्र के बारे में कहा जाता है, 14 मांगों का प्रपत्र जारी किया, जिसमें जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला कहा जाता है, 14 सूत्री मांग कहा जाता है या 14 सूत्री फार्मूला कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये ना सोचिए कि बहुत लंबा टॉपिक है, एक एक पॉइंट पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको बोरिंग लगे तो आप बिल्कुल थोड़ी देर बाद पढ़िए, वीडियो तो आपका कहीं नहीं जाएगा, तो कई बार आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग टॉपिक देखकर बोरिंग लगने लगता है। भाई एसएसटी ऐसा टॉपिक है, आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, किसी चीज़ को आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आपको बनाना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता पढ़ना, लेकिन पढ़ने के लिए आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, रुचि लेनी पड़ेगी और आपको अच्छा लगना चाहिए, और पॉइंट वाइज लिखिए, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबे हैं, एसएसटी वगैरह आप जानते ही हैं, तो टॉपिक इसीलिए पार्ट में हम लेके आ रहे हैं कि 30 मिनट में आपको बोरिंग ना लगे, बीच बीच में इसीलिए हम बात किया करते हैं। तो टॉपिक पार्टों में लेकर आ रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, अब पार्ट 3 है ये, और ये टॉपिक बहुत ही लंबा है। गांधी जी आपने पढ़ा होगा, तो ये बहुत ही लंबा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली थी, बहुत सारे आंदोलन हुए थे, बहुत सारे, वो तो बहुत ज़्यादा लंबा है टॉपिक, तो इसमें 5 पार्ट तो ज़रूर ही बनेंगे। फिर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे 100 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके। फिर नेक्स्ट टॉपिक कोई आपका लेंगे जो कि बस 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बड़े टॉपिक
उठाने में आपको बोरिंग लगता होगा, तो इसलिए दोस्तों बोरिंग नहीं, आपको नंबर स्कोर करना है 130 प्लस लाने, 120 प्लस लाने सुपर टेट में। तो अभी से जुट जाइए इस लॉकडाउन में दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है बारदौली सत्याग्रह। गुजरात में स्थित बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। जो बारदौली था उसमें किसानों का कर बढ़ाए जाने के उद्देश्य से 30% जो कर बढ़ रहा था उसके विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले आगे आए, नेतृत्व किया, सत्याग्रह किया। सरकार ने 30% वृद्धि को वापस लिया। जब 30% का जो कर लगाया जा रहा था गुजरात में बारदौली सत्याग्रह में, तो सबसे पहले नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसका विरोध किया था। तो सरकार ने 30% वृद्धि को वापस ले लिया। जब सरकार का विरोध करने लगे बढ़ाए गए कर को लेकर 30%, तो इसको वापस ले लिया था सरकार ने। इस वृद्धि को 6.3% रहने दिया। जो वृद्धि है पूरी वापस ले लिया था, लेकिन 6.3% रहने दिया। इस सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। जो बारदौली की महिलाएं थी उन्होंने जब देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया और 30% जो सरकार का कर है जो बढ़ाया गया उसको वापस ले लिया गया, 6.3% रखा गया, तो इससे प्रभावित होकर, इससे खुशी होकर महिलाओं ने बारदौली की इनको सरदार की उपाधि दे दी। वल्लभ भाई पटेल पहले नाम था, फिर आगे इनको सरदार की उपाधि दे दी गई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। क्या हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल रख दिया गया, इनकी उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विख्यात हो गए। नेक्स्ट आपका आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, तो ये कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। जो लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। कब किया था? 1929 में। और इसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य मिला। जो पूर्ण स्वराज की मांग यानी अंतिम लक्ष्य था लाहौर अधिवेशन में मिला था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था, किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर सबसे पहले अगर तिरंगा फहराने की बात आती है, झंडा फहराया कब गया था, तो लोग गलती कर देते हैं, तो इसलिए गलती नहीं, सबसे पहले तिरंगा रावी नदी पर फहराया गया था। ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव चल रहा था यानी पारित हो गया था, तो 31 दिसंबर 1929 31 दिसंबर 1931 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। सबसे पहले पूछा जाता है तिरंगा झंडा कब फहराया गया था, तो 31 दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। दांडी यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका इस टाइम। और देखो ये फायदा भी है आपका, सुपर टेट तो चल ही रहा है, साथ ही साथ आपका केवीसी शुरू हो गया है, तो केवीसी के जो तैयारी कर रहे हैं लोग उनके लिए भी जीएस इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप भी अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं इस टाइम। तो दांडी यात्रा के बारे में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते हैं। 78 अनुयायियों के साथ 78 लोग थे जो उनके अनुयायी थे, फॉलोअर थे गांधी जी के। साबरमती आश्रम से चले 12 मार्च 1930 में। कब चले? 12 मार्च को चले 1930 को दांडी के लिए। साबरमती आश्रम से चले दांडी के लिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को यात्रा आरंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 में पहुंचे। यानी 12 मार्च को ये चले थे और पहुंचे कब? 6 अप्रैल को।
6 अप्रैल को, 12 मार्च को चले, 6 अप्रैल को पहुंचे और 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी में पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। वहां जब पहुंच गए दांडी तो वहां नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तभी इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया दांडी से। पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित रहा। इधर के राज्यों में गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया सविनय अवज्ञा आंदोलन का, और पश्चिमोत्तर पश्चिम के प्रांतों में, पश्चिम के राज्यों में खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व किया। किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को संचालित रखा। उनके द्वारा गठित खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती, मतलब जो खुदाई थी खिदमतदार लाल कुर्ती संगठन इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो इसका नाम था खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती संगठन नाम था, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो अब खान अब्दुल गफ्फार खान की थी। जून 1930 में कांग्रेस और उससे संबंध सभी संगठन गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। जो कांग्रेस और उससे संबंध सभी संगठन थे उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया 1930 में जून। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, कांग्रेस और उससे संबंध संगठन चलाए गए थे उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि जो ये कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे हैं संगठन ये गैर कानूनी है। तो जून 1930 में इसे घोषित कर दिया गया था, जिसमें गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में आते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब, कहाँ से, मतलब किस डेट से कब तक था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला। कब से? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला आपका। नेक्स्ट, इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था इसका उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट थे जो कि जॉर्ज पंचम ने किया था, तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। जो इसकी अध्यक्षता थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की वो प्रधानमंत्री ने किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। गांधी इरविन समझौता, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारे ये जो फैक्ट आपको हम बता रहे हैं वो सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी जी के बीच समझौता कब हुआ था इसके बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन, जो इरविन थे लॉर्ड इरविन और गांधी जी थे, इनके मध्य 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। जो समझौता हुआ था कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? डेट आप लिखते चलिए डायरी में, बार बार कहते हैं दोस्तों तो डेट आप लिखते चलिए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और ये गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 4 प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने ना देखा हो तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखिए। तीनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम एंड सुपर टेट एंड सीटेट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड बटन पे जाके प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों शेयर भी करिए जितना हो सके वीडियो को, ताकि लॉकडाउन में सबको फायदा मिल सके। और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट भी करिए जिस टॉपिक पे आपको प्रिपरेशन चाहिए और जिसकी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।